नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल 101 में। मेरा नाम है संदीप। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में दोस्तों बात करेंगे सॉइल मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चन जो कल के सेशन में हमने किए थे। सिमिलर क्वेश्चंस यहां पर हम करेंगे और साथ ही साथ में दोस्तों हम करने वाले हैं क्वेश्चन अर्थ प्रेशर से रिलेटेड। अर्थ प्रेशर के जितने भी केसेस हैं वो सारे यहां पर हम डिस्कस करेंगे। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। दोस्तों अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अनअकैडमी ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे कि वहां पर जो भी सेशंस होते हैं, चाहे वो अनअकैडमी के फ्री सेशन जिन्हें अनअकैडमी स्पेशल क्लास के नाम से जाना जाता है, चाहे वो पेड सेशंस हो, वो आप वहां पर देख सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज जो हैं वो चल रहे हैं। अभी अनअकैडमी के कोर्सेज के अंदर मेरा कोई कोर्स फिलहाल नहीं आ रहा है, तो अगर आपको पर्टिकुलरली मेरा ही कोर्स लेना है तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप कोड यूज कर सकते हैं संदीप11 अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर 10% इंस्टेंट ऑफ के लिए। सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। शुरू करते हैं दोस्तों हमारा ये सेशन और क्वेश्चन से शुरू करेंगे जो हमने कल क्वेश्चंस किए थे। उन्हीं से सिमिलर क्वेश्चन जो है यहां पर हम देखेंगे, उसके बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर प्रोसीड करेंगे। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ permeability for a uniformly graded sand of size D10 equals to 0.15 mm obtained from sieve analysis। G की वैल्यू 2.67 आपको दी हुई है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? एलन हेजन फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। K इक्वल्स टू CD10 स्क्वायर। याद रखने योग्य बात इसमें क्या है कि ये आपको सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया रहेगा, और D10 की वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये आपको सेंटीमीटर में पुट करनी है। वैल्यूज पुट करिए और आंसर बताएं। K इक्वल्स टू C की वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दी हुई है तो आप 100 ले सकते हैं, D10 0.15 या फिर आप इसे 0.015 लिख सकते हैं सेंटीमीटर में लिखने के लिए। इसका स्क्वायर करेंगे और आंसर बताएंगे। जीरो 0.00 आपको बफर ऑब्जर्व हो रहा है या नहीं हो रहा? जीरो 0.0225। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ऑल फाइन। चलिए देखिए क्वेश्चन। अ लैब कांस्टेंट, अ लेबोरेटरी कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन अ सिल्टी सैंड स्पेसिमेन ऑफ वॉइड रेशियो 0.45। वॉइड रेशियो आपको दिया हुआ है 0.45। द सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन हैड अ डायमीटर ऑफ 7.3 सेंटीमीटर। डायमीटर आपको स्पेसिमेन का दिया गया 0.073 मीटर एंड हाइट ऑफ 16.8 सेंटीमीटर। हाइट की अगर हम बात करें तो 16.8 सेंटीमीटर का मतलब 0.168 मीटर। द हेड ड्यूरिंग द टेस्ट वॉज 75 सेंटीमीटर। अब हेड को कैपिटल एच से लिख लेंगे यहां पे 75 सेंटीमीटर। आफ्टर 1 मिनट ऑफ टेस्टिंग एट रूम टेम्परेचर a total 775.6 ग्राम ऑफ वाटर वॉज कलेक्टेड। तो कितने टाइम में, 1 मिनट के अंदर ये आपको मिला। तो डिस्चार्ज की अगर हम बात करें तो डिस्चार्ज में चाहे तो 775 ग्राम लिखूं मैं, चाहे मैं 775.6 सीसी लिख दूं, डिवाइडेड बाय कितने टाइम में, 60 सेकेंड्स में। तो ये मेरे पास आ जाएगा यहां पर। डिस्चार्ज की वैल्यू देखते हैं। डिस्चार्ज की वैल्यू 775.6 बाय 60, तो ये आ गई 12.92 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी मीटर पर सेकंड में बताना। इफ द वॉइड रेशियो चेंजेस टू 0.38 व्हाट वुड बी द चेंज इन परमिएबिलिटी। तो सबसे पहले तो आपको K1 की वैल्यू ही बतानी है कि K1 कितना होगा। फिर नेक्स्ट केस में आपको K2 बताना है, K2 कितना होगा इफ कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी जो है, सॉरी, इफ E इज इक्वल टू 0.38 हो जाए, इक्वल्स टू 0.38 हो जाए। कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट आपको दिया हुआ है, तो कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट के केस में आप ये बोल सकते हैं कि डार्सी ने ऐसा क्यों किया, डार्सी ने ऐसा क्यों किया, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। के की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो के विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन आई ए। क्यू की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में पुट कर दीजिए। क्यू की वैल्यू आपके पास 12.92, क्यू की वैल्यू 12.92 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड डिवाइडेड बाय आई होता है हेड कॉजिंग फ्लो अपॉन लेंथ ऑफ रेजिस्टिंग मीडिया। हेड कॉजिंग फ्लो है 75 सेंटीमीटर, तो मैं यूनिट्स साथ में ही लिखता चला जाता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो। आई की वैल्यू हेड कॉजिंग फ्लो अपॉन लेंथ ऑफ रेजिस्टिंग मीडिया। लेंथ स्पेसिमेन की या स्पेसिमेन का हाइट 16.8 सेंटीमीटर है, तो मैं इसे 16.8 सेंटीमीटर ही लिख दूंगा यहां पर। ये कन्वर्जन वैसे ही मीटर में हमने लिखे, इनको ना भी लिखते तो चल जाता। ये आपके पास 16.8 सेंटीमीटर और ये डायामीटर आपको जो दिया हुआ है 7.3 सेंटीमीटर। देखिए I इंटू हेड कॉजिंग फ्लो अपॉन लेंथ ऑफ रेजिस्टिंग मीडिया। एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ द स्पेसिमेन। अब स्पेसिमेन में हो क्या रहा है, ये आपका स्पेसिमेन कुछ इस प्रकार से है। इसके अंदर वाटर जो फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, किस रेट से, यहां से जब आपको वाटर मिला तो वो वाटर मिला आपको 12.92 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से वाटर मिल रहा है।
इस क्रॉस सेक्शन एरिया की अगर हम बात करें तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया को कैलकुलेट किया जा सकता है 7.3 सेंटीमीटर के डाया के अकॉर्डिंग, 7.3 सेंटीमीटर के डाया के अकॉर्डिंग। इस स्पेसिमेन की जो लेंथ दी हुई है ये 16.8 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आपको यहां पर, और जो वाटर का हेड अवेलेबल है यहां से लेके, अगर मैं वाटर के हेड की बात करूं तो जहां से पानी आ रहा होगा वहां से वाटर का जो हेड है दैट इज 75 सेंटीमीटर। वैल्यूज पुट कर दीजिए। 5/4 इंटू डायामीटर 7.3, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका सेंटीमीटर क्यूब का क्यूब हट जाएगा यहां से। आपके पास आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा, फिर इसे मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा आप। कितनी वैल्यू आई आपके पास? 12.92 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 0.0691, 0.0691 सेंटीमीटर पर सेकेंड आया। और यहां से आप लिख सकते हैं 6.91 इंटू 10⁻⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट पार्ट पे। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है हमें? इसका नेक्स्ट पार्ट हमें ये बोलता है कि पहले परमिएबिलिटी थी आपकी 0.45, E1 अगर 0.45 था और अब अगर E2 हो गया 0.38, तो आप ये बताएं कि K1 की वैल्यू कैलकुलेट करके आई 6.91 इंटू 10⁻⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, तो K2 क्या होगा? तो K1 अपॉन K2 से रिलेट कर सकते हैं या K2 अपॉन K1 लिख लेते हैं। तो ये होगा आपके पास E2 का क्यूब अपॉन 1 प्लस E2 अपॉन E1 का क्यूब अपॉन 1 प्लस E1। यहां से K2 की वैल्यू आ जाएगी E2 0.38 का स्क्वायर अपॉन डिवाइडेड बाय E1 0.45, ये क्यूब होगा यहाँ पे, स्क्वायर नहीं, अपॉन 1 प्लस 0.45 मल्टीप्लाइड बाय K1 6.91 इंटू 10⁻⁻⁻⁴। अब बता दीजिए आप फाइनल आंसर।
यही कुछ आंसर आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, A homogeneous earthen dam 42 meter high is built to store water for irrigation water requirement with a freeboard of 2 meter. एक डैम बनाना है, इस डैम की हाइट 42 मीटर है, लेकिन इसमें जो वाटर स्टोर्ड रहेगा वो वाटर स्टोर्ड रहेगा अप टू 40 मीटर्स ओनली। क्यों? क्योंकि ऊपर 2 मीटर का फ्री बोर्ड प्रोवाइड कर दिया, ऊपर 2 मीटर का फ्री बोर्ड प्रोवाइड कर दिया हमने। A horizontal filter of 30 meter length is provided at its downstream end. The coefficient of permeability आपको दे रखा है 2 into 10 raised to the power -3, 2 into 10 raised to the power -3 मीटर पर सेकेंड आपको ये दे रखा है। लेंथ 30 मीटर, लेंथ ऑफ रेजिस्टिंग मीडिया 30 मीटर हो गया। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी लिखा। अ फ्लो नेट वाज कंस्ट्रक्टेड थ्रू द बॉडी ऑफ द डैम एंड फॉलोइंग रिजल्ट वर ऑब्टेन्ड। नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स आपको दे रखे हैं 25। नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स आपको दे रखे हैं 4। सीपेज फ्लो आपको बताना है लीटर्स पर सेकंड के अंदर। पिछले क्वेश्चन में चेंज नहीं पूछा था क्या? क्वेश्चन देखते हैं पिछला। व्हाट वुड बी द चेंज इन परमिएबिलिटी? चेंज इन परमिएबिलिटी तो हाँ आप वो बता सकते हैं पिछले क्वेश्चन में K1 - K2। या कई बार चेंज इन परमिएबिलिटी का मतलब वो पूछ लेता है कि परमिएबिलिटी चेंजेस टू व्हाट, कि क्या चेंज आया। लेकिन और क्लैरिफाई करने के लिए आप ऐसे बता सकते हैं कि K1 - K2, तो K1 - K2 6.91 - 4.37 कर लीजिए। 6.91 - 4.37 इंटू 10 raised to the power -4। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको डिस्चार्ज पता करना है। बताएं आंसर। परमिएबिलिटी की वैल्यू देखिए। के की वैल्यू अगर हम देखेंगे 2 × 10 raised to the power -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और इसको हमने यहाँ लिख रखा है मीटर, तो ये 2 × 10 raised to the power -5 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। करेक्ट कर लीजिएगा अगर आपने भी गलत लिख दिया तो। के की जगह पे आपको लिखना है 2 × 10 raised to the power -5 इंटू एच की वैल्यू की बात करेंगे अगर, तो हेड कॉजिंग फ्लो अब कितना है हमारे पास, एच की वैल्यू हम लिखेंगे यहां से, ये जो एच आया एच इज इक्वल टू 40 मीटर लिखा जाएगा, तो 40 इंटू NF 4/ND 25।
बताएं। $12.8 into 10 raised to the power -5 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर। लीटर्स पर सेकेंड में पूछा है अगर आपसे तो 1000 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 लीटर्स पर सेकेंड पर मीटर, या फिर आप इसे 0.128 लिख सकते हैं, लीटर्स पर सेकेंड पर मिनट पर मीटर। नेक्स्ट, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ जाता है अर्थ प्रेशर। अर्थ प्रेशर्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अर्थ प्रेशर जो हमारा होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, जिसके अंदर वॉल की मूवमेंट जो है या वॉल के ऊपर कोई टेंडेंसी नहीं होती मूव करने की कहीं भी, वो अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कहलाता है। ऐसा प्रेशर जिसके अंदर वॉल जो है वो अवे फ्रॉम द सॉइल मूव करे तो वो एक्टिव अर्थ प्रेशर। टुवर्ड्स द सॉइल अगर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा हो तो वो कहलाता है पैसिव अर्थ प्रेशर। ये आपको पढ़ने हैं, और इनमें से आपको एक चीज बेसिक सी ये याद रखनी है कि अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट जो है वो रेस्ट का कितना कंसीडर करना है, μ/1 - म्यू कंसीडर करना है। किसी भी इंस्टेंट के ऊपर अगर आपको कोई हॉरिजॉन्टल प्रेशर कंसीडर करना हो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में आपको पता है गामा इंटू जेड करते हैं। अगर जेड डेप्थ पर आकर के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का प्रेशर बताना हो तो उसके लिए क्या करना है आपको, सिग्मा एच विल बी इक्वल टू जो भी अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई करना है आपको वर्टिकल स्ट्रेस से। वर्टिकल स्ट्रेस जो भी होगा उससे आपको मल्टीप्लाई करना है इसे, सिंपल। नेक्स्ट, आपको ये छोटी सी टेबल याद होनी चाहिए। कोहेजनलेस सॉइल अगर आपके पास है, वैसे इससे रिलेटेड मेंस में इतना कोई खास क्वेश्चन आज तक तो बना नहीं है, अगर आगे कभी पूछ ले तो बात अलग है। जैसे इस बार आपसे पूछा गया था वो फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला पूछा गया था इस बार आपसे, जो हम कैलकुलेट करते हैं कंसोलिडेशन वाले चैप्टर के अंदर। तो मेंस में मतलब चांसेस कम ही है, मेंस में कैलकुलेशन करवाएगा आपसे अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये 100% याद होने चाहिए। इनसे रिलेटेड डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। फेलियर प्लेन जो बनाता है वो 45 + 5/2 एंगल बनाता है इन केस ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव के केस में 45 - 5/2 एंगल बनाता है। रैनकाइन थ्योरी, सॉइल को सेमी इनफाइनाइट, होमोजीनियस, आइसोट्रॉपिक, ये सेम चीज़ें जो हम पढ़ चुके हैं प्री के अंदर, वही सारी सेम चीज़ें। प्री में हम इसके केसेस भी देख चुके हैं, वो सारे सेम केसेस एज इट इज़ आपसे मेंस में पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जितना प्री में पढ़ा है सारा का सारा वही चीज़ें हैं सारी। व्हाट इज गुलॉम थ्योरी, व्हाट इज रैनकाइन थ्योरी, इनके अजम्पशंस जो हैं ये बस आपको पता होने चाहिए। अगर एग्जाम में लिखने को आते हैं तो इनको रिवाइज करेंगे, लिखने की इनकी प्रैक्टिस करनी है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ लेते हैं कि केसेस कौन कौन से हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि जैसे इस बार ऑब्जेक्टिव में आया, तो ऑब्जेक्टिव में क्या आया था इस टॉपिक से रिलेटेड कि एक ड्राई सॉइल के लिए जो एक्टिव अर्थ प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो एच के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे आया ये, हमें सिंपल क्या करना है, एक एच हाइट की हमारे पास वॉल थी, इस एच हाइट की वॉल कह लीजिए या यूं कह लीजिए कि सॉइल के अंदर अगर एच डेप्थ पर हम चले जाएं तो अर्थ प्रेशर जो है वो कैसे वेरी करेगा ये हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर प्रेशर का डायग्राम बना लिया। कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, प्रेशर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हमें पता है कि अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए, अर्थ प्रेशर का मतलब ये लेटरल अर्थ प्रेशर, साइड वाइज डायरेक्शन में अर्थ कितना प्रेशर लगा रही है, सॉइल कितना प्रेशर लगा रही है। तो पहले ये चेक कर लेंगे कि किसी पर्टिकुलर डेप्थ पे वर्टिकल डायरेक्शन में कितना लग रहा है, फिर अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें पता है एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, K × σz - 2c √Ka होता है।
अगर कोहेजनलेस सॉइल है, पहला केस हमारा फॉर कोहेजनलेस सॉइल मास, कोहेजनलेस सॉइल मास है, सॉइल कैसी है, या तो ड्राई हो सकती है या मॉइस्ट हो सकती है, सैचुरेटेड नहीं है, कंप्लीटली सैचुरेटेड नहीं है। तो इस केस में सी की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि ये सॉइल कोहेजनलेस है। तो के ए इंटू सिग्मा जेड बचा, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन का आप स्ट्रेस निकालो किसी भी पॉइंट पे और वहां के के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा कि अर्थ प्रेशर कितना लग रहा है। अब ये प्रेशर की वैल्यू है, स्ट्रेसेस की वैल्यू है, तो स्ट्रेसेस की वैल्यू एच डेप्थ पे आए, यहां पर वर्टिकल स्ट्रेस कैलकुलेट किया, फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कैलकुलेट करने के लिए के या केपी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये डायग्राम कैसा बना, ये हमारा बना अर्थ प्रेशर डायग्राम, ट्रायंगुलर शेप का बना। अब ये स्ट्रेस डायग्राम है, स्ट्रेस डायग्राम से फोर्स कैलकुलेट करनी हो तो या तो एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम कैलकुलेट कर लो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, या क्या कर लो एट एन एवरेज स्ट्रेस कितना लग रहा है। यहां पर स्ट्रेस लग रहा है 0, नीचे जाते जाते ये बढ़ता चला गया, के इंटू सिग्मा जेड लगा, तो एट एन एवरेज स्ट्रेस कितना लगा 0 प्लस के इंटू सिग्मा जेड मल्टीप्लाइड बाय कितने एरिया के ऊपर लगा। तो एरिया की अगर हम बात करें तो इस वॉल को हम ऐसे मान सकते हैं कि ये एक ऐसी दीवार है जिसकी 1 यूनिट विड्थ है, तो h इंटू 1 एरिया पर लग रहा है, कितना लग रहा है 0 प्लस के इंटू सिग्मा जेड लग रहा है, तो यही हम यहां पर एक्सप्रेस कर देंगे। तो एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम कैलकुलेट करेंगे फोर्स के बराबर, तो या तो ऐसे लिख लीजिए हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, तो हाफ इंटू बेस इंटू ये हाइट करेंगे अगर तो भी वही वैल्यू आएगी, या फिर एवरेज स्ट्रेस कितना 0 प्लस के इंटू सिग्मा जेड डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया, कितने एरिया के ऊपर स्ट्रेस लग रहा है h इंटू 1। तो एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम, या फिर ऐसे लिख सकते हैं आप इसको कि एट एन एवरेज स्ट्रेस कितना है मल्टीप्लाइड बाय कितने एरिया के ऊपर ये लग रहा है। तो अगर एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम करेंगे तो हाफ इंटू हाइट इंटू बेस वहां पर लिखा, सिग्मा जेड की जगह आप फिर फर्दर लिख सकते हैं कि ये वर्टिकल स्ट्रेस किसके बराबर होता है, गामा इंटू वो पर्टिकुलर डेप्थ, तो गामा इंटू जेड लिख दिया यहाँ पर, गामा इंटू एच लिख दिया यहाँ पर, एक एच ऑलरेडी था, गामा इंटू एच लिखा तो ये एच स्क्वायर हो गया। ये हमारे पास प्रेशर फोर्स आ गई, बोलने को हम अर्थ प्रेशर बोल देते हैं लेकिन ये कंप्लीट टर्म है कि अर्थ प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रही है वो कैलकुलेट किया यहाँ पर। अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करना तो बहुत सिंपल है, वर्टिकल स्ट्रेस कैलकुलेट करो किसी पॉइंट का और उस जगह का जो भी के के पी है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिमिलरली पैसिव अर्थ प्रेशर कैलकुलेट किया जा सकता है, ये कहां पर एक्ट करेगा h/3 फ्रॉम बेस पर ये एक्ट करेगा। पैसिव अर्थ प्रेशर की इक्वेशन के अंदर यहां पर बीच में प्लस आ जाता है, लेकिन कोहेजनलेस सॉइल मास है तो ये वाली टर्म तो जीरो हो गई, के की जगह के पी आ गया, बाकी सारी कैलकुलेशन एक्सप्रेशन सब सेम रहेंगे, के की जगह के पी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले केस के ऊपर आए, सबमर्ज सॉइल मास। सबमर्ज्ड सॉइल मास के अंदर क्या हो रहा है, एक तो सॉइल की वजह से प्रेशर लगेगा लेटरल डायरेक्शन में, एक अगर आप वाटर के अंदर जाते हैं तो वाटर तो हर डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहा है ना, तो वाटर प्रेशर लगाएगा। क्या वाटर के केस में हम एक्टिव अर्थ प्रेशर पैसिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट यूज करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वाटर वो अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट, नाम ही खुद बता रहा है कि वो सॉइल का कोफिशिएंट है, वाटर का कोफिशिएंट नहीं है। तो यहां पर बिहेवियर क्या होगा, इस केस में बिहेवियर ये होगा कि एक तो आपकी सॉइल का खुद का बिहेवियर है कि सॉइल, जैसे आपका दोस्त होता है ना, आपका दोस्त और आप जब मिल रहे हैं तो उसका बिहेवियर अलग होता है, लेकिन अगर आपका दोस्त गलती से अपने महिला मित्र के साथ आपसे मिल रहा है तो आप बदलाव देखते हैं ना, विनोद को बदलाव दिख जाता है, देख रहे हो विनोद कितना चेंज आ गया है इसके अंदर, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड की प्रेजेंस में वो अलग प्रेजेंस आपको दिखाएगा, अलग तरीके से आपसे बात करेगा, थोड़ा सा सभ्य होकर बात करेगा। तो वैसे ही सॉइल क्या होती है कि सॉइल जब वाटर नहीं होता है, सैचुरेटेड नहीं होती है, तो अलग बिहेवियर रहता है, लेकिन अगर वाटर की प्रेजेंस में सॉइल का बिहेवियर अलग हो जाता है। तो अब वाटर की प्रेजेंस के कारण सॉइल जो स्ट्रेस लगाएगी वो कैलकुलेट किया जाएगा, और एक वाटर खुद जो प्रेजेंट है, वो वाटर जो प्रेशर लगा रहा है वो कैलकुलेट किया जाएगा यहां पर। ठीक है, हाँ जी तरुण जी, अच्छी बात है। चलिए, तो इस केस में होगा क्या यहां पर, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सॉइल की वजह से क्या हो रहा है। सॉइल की वजह से एच डेप्थ पर इस सैचुरेटेड सॉइल के अंदर कितना वर्टिकल स्ट्रेस लगना चाहिए, आपको वैसे ही पता है कि गामा इंटू एच सबमर्ज्ड, एच इंटू गामा सबमर्ज लिख देंगे हम, तो एच इंटू गामा सबमर्ज, तो इस पॉइंट पर वर्टिकल स्ट्रेस बनता है। उस वर्टिकल स्ट्रेस को अगर मैं यहां के के से मल्टीप्लाई कर दूं, हमारा लॉजिक क्या चल रहा है, हम ये कह रहे हैं कि सॉइल में किसी भी अगर आप एच डेप्थ पर आप पहुंचे तो आपको पता है कि यहां पर वर्टिकल स्ट्रेस कितना है, एच इंटू गामा है। अब अगर ये सॉइल सैचुरेटेड है और डायरेक्टली इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहा हूं मैं,
तो H इंटू गामा सबमर्ज लिख दूंगा मैं। अगर टोटल स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहा हूं तो H इंटू गामा सैचुरेटेड लिख दूंगा। अगर मुझे इस पॉइंट के ऊपर यह पता करना है कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का स्ट्रेस कितना है, तो मैं सिंपली यहां का के ए या फिर के पी से मल्टीप्लाई करके उसको सिग्मा वी को लिख दूंगा कि ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस आ गया। तो H इंटू गामा सबमर्ज्ड है, वहां के के पी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये प्रेशर डायग्राम जो आ गया, ये प्रेशर डायग्राम किसका बन गया? लेटरल अर्थ प्रेशर का बन गया। गामा सबमर्ज्ड ये बता रहा है कि सॉइल की इस वाटर की प्रेजेंस में ये सॉइल कैसा स्ट्रेस बिहेवियर दे रही है, ये आ गया। अब ये तो आया सॉइल की वजह से। के क्यों यूज किया? क्योंकि सॉइल है, अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट इसी सॉइल का इस्तेमाल होगा। लेकिन वाटर के केस में वाटर भी प्रेजेंट है इसके अंदर। अब वाटर आपको पता है जहां भी प्रेजेंट होता है तो हर डायरेक्शन के अंदर वो अपना स्ट्रेस लगाता है। वाटर हर डायरेक्शन में अपना स्ट्रेस लगाएगा। अब वाटर आपको भी पता है, अब कौन सा लॉ है आप बता दीजिए जल्दी से, कि प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। वाटर स्टैटिक फ्लूइड के अंदर अगर फ्लूइड मूव नहीं कर रहा तो उस केस में प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन इज सेम। अब अगर आप पीजोमीटर लगाएंगे किसी भी डेप्थ पे, अगर इस डेप्थ पे पीजोमीटर लगाया आपने, तो यहां पर भी जितनी आपको राइज ऑफ हाइट मिलेगा H इंटू गामा डब्ल्यू करेंगे। अब वो H इंटू गामा डब्ल्यू जो प्रेशर लग रहा है वो चाहे इस डायरेक्शन में हो चाहे इस डायरेक्शन में हो, सब में सेम लगेगा। ये स्टोक्स लॉ कौन बता रहे हैं दोस्त? आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? डिलीट कर दिया मैसेज पर, देख लिया मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो इसके इसीलिए हम ये बोलते हैं कि वाटर के केस में पहली चीज तो ये कि वो अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट होता है। अर्थ का प्रेशर, अर्थ का कोफिशिएंट है, वो सॉइल का कोफिशिएंट है, वाटर का नहीं है। और दूसरा ऐसे भी समझ सकते हैं कि वाटर का प्रेशर हर डायरेक्शन में सेम ही होता है स्टैटिक फ्लूइड का, तो इसीलिए यहां पर अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो गामा डब्ल्यू इंटू एच ही रहेगा। तो एक प्रेशर डायग्राम वाटर का, एक प्रेशर डायग्राम सॉइल का, दोनों का आपको सीजी कैलकुलेट करना है। क्योंकि दोनों की हाइट सेम ही है तो सी जी एच बाई 3 पर ही आएगा। यहाँ पर ट्राइंगल्स की हाइट सेम ही है तो सी जी एच बाई 3 पर ही बन जाएगा। इसकी वजह से अगर प्रेशर कैलकुलेट करना है तो एरिया ऑफ दिस प्रेशर डायग्राम, इस प्रेशर डायग्राम का एरिया कैलकुलेट कर लीजिए तो इसकी वजह से आ जाएगा। ऐसे नहीं करना तो ये कर लीजिए कि एट एन एवरेज स्ट्रेस कितना लग रहा है, 0 प्लस ये वाला स्ट्रेस डिवाइड बाई 2। तो एट एन एवरेज सॉइल के टॉप से सॉइल के बॉटम तक इतना स्ट्रेस लग रहा है, कितने एरिया के ऊपर लग रहा है, तो ये दीवार का एरिया कितना कंसीडर करेंगे, 1 यूनिट विड्थ की दीवार कंसीडर करेंगे। तो h इंटू 1 वाली दीवार के ऊपर ये लग रहा है। तो पुट कर देंगे प्रेशर ड्यू टू सबमर्ज्ड सॉइल एंड ड्यू टू वाटर, तो वो दोनों प्रेशर आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, जब सबमर्ज्ड को कंसीडर कर लिए देन वाटर को अलग से क्यों करेंगे, प्लीज एक्सप्लेन। अब आप इसको ऐसे समझिए, आप और आपके दोस्त जब कहीं पर खाना खाने जाते हैं, ठीक है, पिज़्ज़ा खाने चले गए मान लीजिए, आप ट्रीट दे रहे हैं तो आपका दोस्त कैसे खाएगा कि मतलब जन्मों से उसको खाना नहीं मिला है वैसे खाना खाएगा वो। लेकिन यहीं पे आप ट्रीट दे रहे हैं, आप हैं, आपका दोस्त है और उनकी महिला मित्र है, तो वो कैसे खाएगा आराम आराम से कि नहीं नहीं मैं तो डाइट पे हूँ, मैं तो फास्ट फूड नहीं खाता, अवॉइड ही करता हूँ, बस आज तुम फोर्स कर रहे हो तो खा रहा हूँ। तो क्या आपका दोस्त नहीं खा रहा? क्या उसके महिला मित्र नहीं खा रही? खा तो तीनों ही रहे हैं उस टाइम भी, लेकिन उसके अंदर चेंज आ गया उनकी प्रेजेंस में, महिला मित्र की प्रेजेंस में। वैसे ही इस सॉइल की वजह से स्ट्रेस तो लगता ही, लेकिन वाटर के अंदर जब ये प्रेजेंट है तो उसके कारण क्या हो गया, यहां पर गामा सबमर्ज्ड आ गया। तो इस वाटर की प्रेजेंस के कारण ये सॉइल कितना प्रेशर लगा रही है, ये डायग्राम तो ये बता रहा है। ये डायग्राम ये नहीं बता रहा कि वाटर और सॉइल की वजह से कितना स्ट्रेस लगा रहा है। ये डायग्राम ये बता रहा है कि सॉइल जब वाटर की प्रेजेंस में यानी कि सैचुरेटेड थी तो उस वक्त ये प्रेशर कितना लगा रहा है, सॉइल की प्रेजेंस, वाटर की प्रेजेंस में ये सॉइल कैसे प्रेशर लगा रहा है, और वाटर का अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलें।
सबमर्ज्ड कंसीडर कर लेने का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि अब सॉइल के अंदर जो सबमर्ज्ड वाला प्रेशर लगाएगी सॉइल, लेकिन वाटर का प्रेशर तो अलग से ही कैलकुलेट होगा। तो आपने लिखा यहां पर एरिया ऑफ दिस डायग्राम हाफ इंटू के इंटू गामा डैश इंटू एच मल्टीप्लाइड बाई एच। तो ये आपके पास आ गया सॉइल सबमर्ज्ड कंडीशन के अंदर कितना प्रेशर लगा रही है। और इस तरफ अगर आप बात करेंगे तो हाफ इंटू गामा डब्ल्यू इंटू एच, तो हाफ इंटू दिस बेस इंटू हाइट। तो दोनों प्रेशर डायग्राम्स का एरिया कैलकुलेट कर दिया, तो हमारे पास एक्टिव अर्थ प्रेशर आ गया। पैसिव कैलकुलेट करना है तो के की जगह के पी आ जाएगा बस। तीसरे केस पे चलेंगे। थर्ड केस हमारे पास आता है फॉर कोहेजन लेस सॉइल मास। कोहेजन लेस सॉइल मास के लिए अगर हम बात करेंगे, सॉरी केस तो वही चल रहा है कोहेजन लेस वाला। तीसरा है कि अगर सॉइल मास के ऊपर सरचार्ज आ जाएगा तो भी क्या चेंज आने वाला है। सिर्फ और सिर्फ हमें ध्यान ये रखना है कि जो भी स्ट्रेसेस कैलकुलेट करेंगे, जैसे पहले हम स्ट्रेस कैलकुलेट करते थे वैसे ही अब स्ट्रेस कैलकुलेट कर लीजिए। बस जिस जगह पे आपसे लेटरल प्रेशर पूछा है उस जगह का के यूज कर लीजिएगा आप। जैसे आप अगर ऐसा ही डायग्राम बना था एक रेक्टेंगुलर, ये सरचार्ज की वजह से इस जगह पे स्ट्रेस कितना क्यू ही होगा, सरचार्ज की वजह से इस जगह पर कितना क्यू ही होगा, इस पर भी क्यू, इस पर भी क्यू, तो थ्रू आउट क्यू ही लग रहा है सरचार्ज की वजह से। अब इस सॉइल का वेट जैसे जैसे हम इस सॉइल के अंदर जाते जा रहे हैं, अब आप अपने आप को इमेजिन करिए कि आप अपने दिव्य शक्तियों से, आपके पास ऐसी शक्तियां आ चुकी है जिनसे आप सॉइल के अंदर एंटर कर सकते हैं। अब आप ये देखिए कि क्या जब आप इसमें एंटर कर जाएंगे, यहां पर सॉइल में एंटर कर जाएंगे, तो आपके सर पे किसकी वजह से प्रेशर लग रहा होगा? ये सिर्फ सरचार्ज का लग रहा होगा, तो वो लग रहा है। जब आप इस पर्टिकुलर डेप्थ में आ जाएंगे तो आपके सर के ऊपर किस वजह से प्रेशर लग रहा होगा? एक तो जो क्यू ऊपर से लग रहा था उसकी वजह से, और एक ये जो इतनी सॉइल आ गई इसकी वजह से। तो क्यू तो ये, और इतनी सॉइल, जैसे जैसे डेप्थ में बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ये सॉइल की डेप्थ भी, हमारे ऊपर जो सॉइल की डेप्थ है वो भी बढ़ती जा रही है, तो वो प्रेशर भी इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो ये तो था वर्टिकल स्ट्रेस। अब अगर मैं इस वर्टिकल स्ट्रेस को के या केपी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का स्ट्रेस बन जाएगा हमारे पास। तो आप अगर एच डेप्थ तक आ जाते तो गामा इंटू एच आपके सर के ऊपर किसकी वजह से लग रहा होता? सॉइल की वजह से, और एक क्यू लग रहा होता तो वो क्यू लिख दिया। ये वर्टिकल स्ट्रेसेस थे, के केपी से मल्टीप्लाई करने पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस हो गए। पार्शियली सैचुरेटेड की कंडीशन में वाटर प्रेशर नहीं लगा पाएगा। देखो वाटर प्रेशर कब लगाता है? जब कंप्लीटली सैचुरेटेड हो, सारे के सारे वॉइड्स भरे हुए हो, तो सैचुरेटेड कंडीशन में वाटर प्रेशर लगा पाएगा ना। पोर वाटर प्रेशर कब डेवलप होता है? याद करिए वो अजम्पशन, जब हम परमिएबिलिटी, इफेक्टिव स्ट्रेस, ये चैप्टर शुरू करते हैं, परमिएबिलिटी, इफेक्टिव स्ट्रेस, सीपेज, तो पहली लाइन यही बोलते हैं कि सॉइल इज सैचुरेटेड, सारे के सारे वॉइड्स पानी से भरे हुए हैं, तभी परमिएबिलिटी स्टडी होता है, तभी इफेक्टिव स्ट्रेस स्टडी होता है, तभी पोर वाटर प्रेशर स्टडी होता है। तो अगर सारे के सारे वॉइड्स भरे हुए ही नहीं होंगे, पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन है, तो उस वक्त कैसे उसके अंदर इफेक्टिव स्ट्रेस लगेगा? अगर कैसे उसके अंदर पोर वाटर प्रेशर लगेगा? अगर पोर वाटर प्रेशर नहीं लग रहा तो पोर वाटर प्रेशर वही तो है न्यूट्रल प्रेशर, वाटर जो हर डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहा है, तो वाटर की वजह से प्रेशर नहीं कंसीडर करेंगे पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन में, कंप्लीटली सैचुरेटेड में ही करेंगे। हॉरिजॉन्टल का स्ट्रेस डायग्राम नहीं बनता क्या? तो ये किसका है दोस्त? हॉरिजॉन्टल का ही तो है, बस के केपी से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, ये है तो उसी का ही। ये सारे हॉरिजॉन्टल प्रेशर के ही डायग्राम्स बना रहे हैं इतनी देर से हम। चलें आगे। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, या तो एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम कैलकुलेट कर लीजिए, या फिर एट एन एवरेज प्रेशर कितना लग रहा है, फिर मल्टीप्लाइड बाय कितने एरिया के ऊपर लग रहा है। तो मेरे ख्याल से प्रेशर डायग्राम का एरिया कैलकुलेट करना आसान होगा। इसका एरिया के ए इंटू क्यू मल्टीप्लाइड बाई एच, कहाँ पे लगेगा? h/2 पे लगेगा, इसका सी जी h/2 पे है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो 0 हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू के इंटू गामा इंटू एच इंटू ये हाइट, तो आपके पास इस ट्राइंगल की वजह से आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका सी जी जो है वो कितने पर लाई करेगा? h/3 पर लाई करेगा।
अब एक प्रेशर यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तो पी नेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका नेट सीजी कैलकुलेट करेंगे। नेट सीजी वही वेटेड एवरेज के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि PA1 प्लस PA2, इसकी वजह से K इंटू क्यू इंटू एच इंटू वन, और दूसरे का एरिया हमने यहाँ पर लिख दिया। हमारे पास आ गया Z की वैल्यू भी P1 Z1 प्लस P2 Z2। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। इसी तरीके से पैसिव वर्क प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम वाटर टेबल अगर H1 डेप्थ पर हो ग्राउंड लेवल से, तो उस केस में क्या करेंगे? वाटर टेबल जितने डेप्थ पर होगा तो पानी का उसका अलग से कैलकुलेट करेंगे, जहां से सॉइल सैचुरेट हो जाएगी वहां से अलग कैलकुलेट करेंगे, बस सिंपल है। तो यहां से अगर हमने देखा तो यहाँ की सॉइल का अगर गामा, कुछ गामा था या गामा 1 या गामा बल्क था, जो भी था, तो H1 इंटू अगर ये डेप्थ H1 है हमारे पास, तो H1 इंटू गामा, तो यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रेस हो जाता, K से मल्टीप्लाई कर दिया तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस हो गया ये। फिर उसके बाद नीचे सॉइल सैचुरेट हो गई, तो अब सैचुरेटेड कंडीशन में इस डेप्थ पे वर्टिकल स्ट्रेस अगर कैलकुलेट करना होता तो H1 इंटू गामा प्लस H2 इंटू गामा सैचुरेटेड, टोटल स्ट्रेस आ जाता। अगर इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करते तो कैसे करते? H1 इंटू गामा बल्क प्लस H2 इंटू गामा सबमर्ज्ड, तो इस लेवल पर आकर के ये हो जाता हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस। अब उस इफेक्टिव स्ट्रेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए K से, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का स्ट्रेस आ जाएगा। तो गामा इंटू H1 या गामा बल्क इंटू H1 प्लस गामा सबमर्ज्ड इंटू H2 इफेक्टिव स्ट्रेस, K से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया लेटरल अर्थ प्रेशर, वर्टिकल से लेटरल कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट फिर वाटर की वजह से H2 इंटू गामा W। हाँ जी, धन्यवाद चौधरी साहब, आप इसी तरह मेहनत करते रहें तो बहुत जल्द आगे बढ़ जाएंगे आप अपने जीवन में। वर्टिकल स्ट्रेस इफेक्टिव वाला कि टोटल वाला? इफेक्टिव वाला कैलकुलेट कर। चलिए नेक्स्ट, अब इनके कैलकुलेट कर लेंगे आप। एक ट्राइंगल, ये इसका एरिया कैलकुलेट करना है, एक रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। सारे एरियाज कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि टोटल प्रेशर लग रहा है, टोटल प्रेशर फोर्स कितनी लग रही है, अर्थ फोर्स कितनी लग रही है टोटल। और फिर अगर इनका सीजी कैलकुलेट करना हो तो अब ये वाला ट्राइंगल कितने डिस्टेंस के ऊपर है, ये वाला कितने डिस्टेंस पर इसका सीजी लाई कर रहा है, बेस से इसका कितने डिस्टेंस पर सीजी लाई कर रहा है, इसका कितने डिस्टेंस पर लाई कर रहा है, तो वो सारा हम पुट कर देंगे। PA1 PA2 PA3 PA4 सबके एरियाज कैलकुलेट करके तो टोटल फोर्स आ गई, और Z की वैल्यू P1 Z1 प्लस P2 Z2 प्लस P3 Z3 प्लस P4 Z4 एंड सो ऑन। आंसर की नहीं देख पाए, कैसे देखें? अब दिख नहीं रही है, क्यों नहीं देख पाए दोस्त? पहले तो ये कारण बताएं, क्यों नहीं देख पाए? देखनी चाहिए थी आपको। जब समय दिया जाता है थोड़ा अपडेटेड रहा करें ना। अब अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इतनी आदत बना लीजिए कि आपको ssc.nic.in टाइम पर चेक करनी है। टाइम पर जो भी टेलीग्राम ग्रुप्स, चाहे वो मेरा हो कोई भी हो, आपकी जानकारी के लिए जहाँ से भी आपकी मदद हो सकती है वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, अपडेट मिल ही जाती हैं आपको। क्वेश्चन करने हैं आपको, क्वेश्चन करेंगे। कोहेजन लेस सॉइल विद डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, बताएं, वैल्यूज बताएं। आपको भी बहुत देर हो गई। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर KA1 की वैल्यू अगर 0.3 है, इसकी वैल्यू 0.4 है,
गामा 1 अगर 18 है, गामा 2 अगर 20 है, ये डेप्थ ऑफ सॉइल आपके पास अगर 2 मीटर है, ये डेप्थ ऑफ सॉइल अगर आपके पास 3 मीटर है, तो आप टोटल प्रेशर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट टोटल प्रेशर फोर्स, और थोड़ा जल्दी कैलकुलेट करिएगा दोस्त, आज दीदी नहीं आई है, खाना खाने जाना है बाहर, फिर मूवी देखने भी जाना है। कैलकुलेट प्रेशर फोर्स। प्रेशर फोर्स की अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रेशर कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो प्रेशर डायग्राम ही बना लेते हैं। सबसे पहले यहां से यहां तक का प्रेशर डायग्राम आपके पास गामा 1 18 इंटू 2 36 हो जाएगा। यहां पे प्रेशर जो अगर आप बताएंगे तो 36 हो जाएगा। फिर 36 मैं पूरा एक्सप्रेशन ही लिख देता हूं, हमें यहां पर लिखना है कि यहां तक का जो प्रेशर होगा वो होगा K1 इंटू, लेयर्स के नाम देते हैं, ये लेयर 1, इससे जस्ट ऊपर तक का पॉइंट ये सेकंड पॉइंट, इससे जस्ट नीचे का पॉइंट थर्ड, और ये वाला फोर्थ। तो अगर मैं लिखूंगा डायरेक्ट फोर्स लिख रहा हूं और एक्टिव अर्थ प्रेशर वाली और फर्स्ट पॉइंट के ऊपर, तो वो कितनी लिखेंगे हम, K1 इंटू वर्टिकल स्ट्रेस कितना है यहां पर वर्टिकल स्ट्रेस है गामा 1 इंटू H1, तो K1 की वैल्यू हो जाएगी 0.3 इंटू 18 इंटू H1 की वैल्यू 2 मीटर, ये आ गया हमारे पास। और अगर मैं FA2 पता करूंगा तो अब कौन सी सॉइल में एंटर कर चुके, अब यहां वाली सॉइल में एंटर कर चुके, तो K2 की वैल्यू लिखेंगे यहां पर हम, तो K2, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वर्टिकल स्ट्रेस अभी भी किसकी वजह से है, इससे ऊपर वाली सॉइल की वजह से है। तो सॉइल, जिस सॉइल में खड़े हैं आप उस सॉइल के अंदर, अब इस लाइन से नीचे आ गए तो खड़े तो इस सॉइल पे हैं, इस सॉइल का तो K यूज होगा, और वर्टिकल स्ट्रेस किसकी वजह से, इससे ऊपर जो सॉइल का वेट है उसकी वजह से, तो K2 इंटू गामा 1 इंटू H1 होगा। तो वो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 0.4 इंटू 18 इंटू 2। अगर आपको कैलकुलेट करना होगा फोर्थ पॉइंट पर, ये क्या कर दिया मैंने, ये तो आपके पास FA2 था, यहां पर सेकेंड लेयर तक का कैलकुलेट कर रहे हैं हम यहां पर, कि इसकी वजह से 1 से लेकर के 2 तक का जो आप स्ट्रेस है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये थर्ड वाला हो जाएगा, थर्ड वाले पॉइंट तक का जो आप स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं। या फिर यूं कहें इसको हम कि ये फोर्स कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं, प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो अभी तो हम प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं, फोर्स तो बाद में कैलकुलेट करेंगे। ये प्रेशर आ रहे हैं, अभी प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं हम। तो प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए ये P एक्टिव वाला फर्स्ट सेकंड पॉइंट पे, फर्स्ट पे तो 0 ही है, P एक्टिव फर्स्ट पे तो 0 है, सेकंड पे कैलकुलेट किया, और ये P एक्टिव थर्ड पे कैलकुलेट किया। अब P एक्टिव फोर्थ पे कैलकुलेट करेंगे, P एक्टिव फोर्थ पे कैलकुलेट करेंगे। P एक्टिव फोर्थ पे अगर हम देखेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, किस सॉइल में खड़े हैं आप इस K2 वाली सॉइल के अंदर खड़े हैं, तो K2 से तो मल्टीप्लाई करना है। प्रेशर कितना हो जाएगा इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते, गामा 1 H1 गामा 2 H2, तो K2 की वैल्यू 0.4 इंटू 18 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 3, ऐसा ही कुछ। अब इनकी वैल्यूज आप बता दीजिए। अभी दोस्त गुड़गांव में है,
देखिए वैल्यूज देखते हैं, 18 इंटू 2 36, 36.3, तो 10.8 आ जाएगा ये। तो प्रेशर आया अभी, ये फोर्स कैलकुलेट करने के लिए एरिया कैलकुलेट करेंगे इसका। फिर उसके बाद बात करेंगे अगर हम 0.4 इंटू 18 इंटू 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 14 इंटू 4। और फिर अगर हम बात करेंगे 0.4 इंटू 18 इंटू 2, तो 36 प्लस 60, 38.4। अब आप ये देखिएगा थोड़ा सा ध्यान देके कि इसका जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम कैसा बनेगा। इसका डायग्राम जो बनेगा वो डायग्राम कुछ यूं बनेगा, पहले ऊपर 0, प्रेशर डायग्राम है ये भी, पहले ऊपर 0, फिर सेकंड पॉइंट तक है 10.8, तो सेकंड पॉइंट तक यहां ऊपर वाला मैं बना रहा हूं तो 10.8 बनेगा। फिर उसके बाद 10.8 से 14.4, थर्ड पॉइंट स्टार्ट होते ही ये कहां पर पहुंच गया, 14.4 पर पहुंच गया। और फिर उसके बाद नीचे जाते जाते ये 38.4 पर आ गया। तो अब आपके पास क्या है, एक तो ट्रेपेजियम है जिसकी ये दो साइड्स 14.4 और 13.8 है, एक ट्राइंगल है जिसकी साइड 0 और 10.8 है। इन दोनों को कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, तो इससे आपको यहां पर F1 फोर्स मिलेगी और इससे आपको यहां पर F2 फोर्स मिलेगी। होमवर्क में आपको इन दोनों का एरिया कैलकुलेट करना होगा, तो एरिया कैलकुलेशन से आपके पास टोटल फोर्स आ जाएगी। इनका नेट सीजी कहां लाई कर रहा है, तो आपको ये देखना होगा कि ट्रेपेजियम का सीजी बॉटम से कितने डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। फिर 2a प्लस बी अपॉन a प्लस बी इंटू h/3 से करते हैं ना ट्रेपेजियम का, तो वो आपको करना है। और यहां से अगर आप देखेंगे तो ये हाइट कितनी है, इसका सीजी कितने पे है, तो h2 प्लस ये h1/3 पे इसका, तो f1 z1 प्लस f2 z2 अपॉन f1 प्लस f2 से आप इसका नेट सीजी कहां लाई कर रहा है फ्रॉम बॉटम ये भी पता करेंगे। क्लियर, ये वैल्यूज लिख सकते हैं आप, और डायग्राम थोड़ा क्लियर देखने के लिए इसमें देख सकते हैं, इसमें रेफर कर सकते हैं आप कि ये कहां का के कहां यूज करना है। डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, इनके सीजीज कैलकुलेट करेंगे। अगर इंक्लाइंड बैकफिल होगा तो सेम फॉर्मूला यूज करना है, बस बीटा एंगल के ऊपर अगर ये इंक्लाइंड है तो आप यहां पर कॉस बीटा वाला कंपोनेंट ले लेंगे। अगर आपको अलोंग द बैकफिल यूज करना है तो सेम फार्मूला, अगर आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का बताना है तो इस डायरेक्शन से थीटा डिग्री पे कंपोनेंट ले रहे हैं तो कॉस बीटा आ जाएगा। के की वैल्यू बहुत ही छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला है आपका, के भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें ये के पी होगा यहाँ पे। क्लियर, ठीक है, बाकी आगे पोर्शन जो है वो नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। वाई वी यूज्ड 0.42 टाइम्स, 0.4 दो बार क्यों यूज किया, वापस चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। 0.4 दो बार क्यों यूज किया, देखो आपको सिंपल सा प्रिंसिपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इस केस में। क्या करना होता है आपको, किस पॉइंट पे आप पूछना चाहते हैं कि किस पॉइंट पे आपको लेटरल प्रेशर बताना है। अगर हमें ये बोला कि यहां से लेके इस पॉइंट पे बताओ, इस लाइन से जस्ट ऊपर बताओ, तो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन होगा, सिंपल सा प्रोसीजर क्या है, इस पॉइंट पे बताना है आपको लेटरल अर्थ प्रेशर, तो पहले मुझे ये बताओ इस पॉइंट पे वर्टिकल प्रेशर कितना होगा, तो गामा इंटू एच वर्टिकल प्रेशर आ गया इस पॉइंट पे। अब जिस सॉइल में खड़े हो उसी सॉइल के के से मल्टीप्लाई कर दो, तो उस सॉइल का के है के1, तो गामा 1 h1 तो वर्टिकल प्रेशर हो गया और इसका के1 यूज किया। इसीलिए इस लेयर से ऊपर वाले पॉइंट 2 के अंदर अगर वर्टिकल प्रेशर हमने बताया तो वर्टिकल प्रेशर कितना बताया हमने, वो हमने बताया 2 पे, ये के 2 पे जो हमने बताया वो हमने ये 0.3 वाला यूज किया, ऊपर वाला यूज किया, इसका के यूज किया। अब अगर इससे नीचे वाले पॉइंट में आ गए, इस लेयर में आ गए, इस लाइन से नीचे वाली लेयर में आ गए, तो यहां पर K2 यूज होगा, या फिर यूं कहें कि ये 0.4 यूज होगा। लेकिन वर्टिकल स्ट्रेस इस लेयर पर कितना होगा, लगभग उतना ही, गामा 1 h1 ही होगा। तो सॉइल इसमें एंटर कर चुके हैं तो वर्टिकल स्ट्रेस इसका अभी भी सिग्मा भी सेम ही रहेगा, वो h1 इंटू गामा w, लेकिन K यहाँ का जो यूज होगा h1 इंटू गामा 1, तो आपका वर्टिकल स्ट्रेस हो गया, और K जो यहाँ का यूज होगा वो 0.4 या K2 यूज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
बाकी कल के सेशन में इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस कर लेंगे, टॉपिक हमारा हो चुका है। और ठीक है, मिलते हैं हमारे अगले सेशन में, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। क्लास की टाइमिंग आज थोड़ा सा बाहर थोड़ा काम था एक्चुअली, इसीलिए अभी जाना था, तो थोड़ा जल्दी सेशन जो है वो कर लिया हमने। टाइमिंग डेली शाम को 9 बजे रहती है, 9 PM इन द इवनिंग रहती है। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। सिविल 101 पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।